हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। 10th साइंस कंप्लीट रिवीजन सीरीज का यह तीसरा वीडियो है, जहां हम 21 से लेकर 30 नंबर के प्रश्नों तक डिस्कस करेंगे। 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करती है। तो तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करती है समझिए। तंत्रिका उत्तक जो भी होती है, इसमें डेंड्राइट्स होता है। डेंड्राइट से सूचना ग्रहण करके वो कहाँ कोशिका देती है। कोशिका से उसके बाद डंटा जो एक्सोन है, एक्सोन से होते हुए दूसरे न्यूरॉन तक सूचना जाता है। दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। इस प्रकार वो अपना सूचना मस्तिष्क तक पहुँचाती है। मस्तिष्क से पुनः सूचना को कहाँ उक्त अंगों तक लाती है और अंग तक ला के इस प्रकार ये कार्य करती है। तो लिखना क्या है समझिए। लिखेंगे तंत्रिका उत्तक संदेशों को डेंड्राइट से ग्रहण करते हैं। डेंड्राइट से ग्रहण करती डेंड्राइट से ग्रहण करती है और एक्सोन से होते हुए जो नीचे वाला भाग होता है उत्तक का सिनेप्टिक गांठ होता है। सिनेप्टिक गांठ तक भेजती है। सिनेप्टिक गांठ तक भेजती है। सिनेप्टिक गांठ और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच गांठ और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच सिनेप्टिक गांठ और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच रसायन द्वारा संदेशों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है। इस प्रकार सूचना एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे होते हुए इस प्रकार सूचना एक से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, दूसरे से तीसरे होते हुए मस्तिष्क तक पहुँचता है। मस्तिष्क तक पहुँचता है, पुनः पहुँचता है और मस्तिष्क के आदेश द्वारा, मस्तिष्क के आदेश द्वारा उक्त अंगों तक पहुंचकर अपना काम करता है। अपना कार्य करता है। अगला देखिए, कह रहा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पार्ट नंबर में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, वैसी क्रिया मैक्सिमम क्रिया जो होती है न्यूरॉन से कोई अंग में जाएगी, न्यूरॉन से जाएगी तो मस्तिष्क में जाएगी और मस्तिष्क सूचना देकर तो काम होगा। मैक्सिमम क्रिया मस्तिष्क से होती है, लेकिन कुछ क्रिया रीढ़ की हड्डी यानी मेरुरज्जु द्वारा संपादित होती है। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया। वैसी क्रिया जो मस्तिष्क से ना संपादित होकर
ना संपादित होकर मेरुरज्जु द्वारा संपादित होती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? जिस रास्ते से, जिस पथ द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप। जिस वह पथ या जिस पथ द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया संपादित होती है वह प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है समझिए। यह एक रसायन होता है जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में जो भी सूचना होती है उसे आदान प्रदान करता है। तो वह रसायन लिखेंगे, वह रसायन या वैसा रसायन, रासायनिक पदार्थ, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसके द्वारा मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र में सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। आदान प्रदान किया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। अगला क्या है? कह रहा हार्मोन क्या है? दो पादप हार्मोन का नाम। हार्मोन क्या कहते हैं? यह एक रासायनिक पदार्थ होता है, इसे रासायनिक दूत भी कहते हैं, जिसके द्वारा किसी भी जीव में वृद्धि, विकास और नियंत्रण का कार्य होता है। वृद्धि विकास का मतलब कोई भी जीव छोटा से बड़ा होता है, और नियंत्रण का मतलब क्या होता है? एक अंग जिस अनुपात में बढ़ेगा दूसरा भी वैसा अनुपात में ही बढ़ेगा। जैसे एक हाथ जिस अनुपात में बढ़ेगा दूसरा हाथ भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, इसे क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। तो जो रासायनिक पदार्थ वृद्धि, विकास और नियंत्रण का कार्य करता है जीवों में, उसे क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। लिखेंगे वैसा रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ दो जीवों में वृद्धि, विकास एवं नियंत्रण का कार्य करता है। वृद्धि, विकास एवं नियंत्रण का कार्य करता है। हार्मोन कहलाता है। हार्मोन कहलाता है। कह रहा है दो पादप हार्मोन का नाम लिखें। 5 पादप हार्मोन होते हैं। कौन कौन होते हैं? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, अब्सिसिकम और इथिलीन। एक बार काम देख लेते हैं। ऑक्सिन का काम होता है लंबाई बढ़ाना, जिबरेलिन का काम होता है मोटाई बढ़ाना, उसके बाद साइटोकाइनिन का काम होता है शाखाओं का निर्माण करना। शाखा में क्या होता है? टहनी जिसको कहते हैं, उसका निर्माण करना। और क्या होता है?
एब्सेसिक अम्ल उसका मतलब कोई नकारात्मक हार्मोन है जो पत्ती अर्क मुरझाने या पत्ती टूटने में मदद करता है। उसके बाद अंतिम क्या है, वो है इथिलीन जो फल को पकाने में मदद करता है। तो कह रहा है इसमें क्या कर रहा है, 2 पादप हार्मोन का नाम लिख देंगे। 2 पादप हार्मोन निम्न है। पहला कौन सा है, पहला ऑक्सिन जिब्रेलिन, ऑक्सिन या दूसरा जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है और कैसे। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है जो गला के आसपास होता है। कैसे होता है, जब देखिए क्या बोले, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। कैसे होता है, तो जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो थोराइड ग्रंथि क्या होती है, फूलने लगती है। थोराइड ग्रंथि कहाँ होती है, गला के पास होती है। गला के पास थोराइड ग्रंथि का फूलना ही क्या होता है, घेघा रोग होता है। लिखेंगे जब आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्रंथि फूलने लगती है, जिसे घेघा रोग कहा जाता है। घेघा रोग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मनुष्य में चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन सहायक है। मनुष्य के चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है, तो हम जानते हैं इंसुलिन हार्मोन सहायक है, जो कहाँ से निकलती है, अग्नाशय के बीटा कोशिका के लैंगर अंश के बीटा कोशिका से। क्या बोले, मनुष्य में चीनी का पाचन में इंसुलिन हार्मोन सहायक है। इंसुलिन हार्मोन सहायक है। क्या कह रहा है कि मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है, इंसुलिन हार्मोन। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो इतना है, लेकिन सब्जेक्टिव है तो कुछ ज़्यादा लिखना पड़ेगा। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, यह हार्मोन अग्नाशय के लैंगर अंश के बीटा कोशिका से निकलती है। लैंगर अंश की बीटा कोशिका से निकलती है। अगला देखिए, कहता है परागन किसे कहते हैं, पर परागन को परिभाषित करें। परागन क्या होता है, परागन जो होता है फूल में क्या होता है, एक वर्तिकाग्र होता है। इसको क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है परागकण। क्या होता है, यहाँ परागकण होता है। ये परागकण का वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया क्या होती है, परागन होती है। अगर किसी दूसरे फूल का परागकण किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर जाता है तो इसे पर परागन कहते हैं। एक ही फूल का परागकण एक उसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाता है तो इसे क्या कहते हैं, स्वपरागन। और कोई दूसरे फूल का परागन दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाता है तो इसे क्या कहते हैं, पर परागन। ध्यान रखिएगा ये बात। देखिए क्या बोला, पहले परागन क्या बोले, जब पुंकेसर के परागकण पुंकेसर के परागकण
स्त्री के सर के वर्तिकाग्र पर गिरता है, स्त्री के सर के वर्तिकाग्र पर गिरता है, तो उसे परागन कहा जाता है, परागन कहा जाता। जब पुंग के सर के परागकण स्त्री के सर के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसे क्या कहा जाता है? परागन कहा जाता है। परागन दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागन माने अपने ही फूल के परागकण अपने ही फूल के वर्तिकाग्र पर गिरता है, स्वपरागन। लेकिन यहाँ पूछ रहा है पर परागन। देखिए पर परागन क्या होता है? पर परागन जब एक फूल के पुंग केसर के परागकण पुंग केसर के परागकण दूसरे फूल के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिरता है, दूसरे फूल के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिरता है, तो उसे पर परागन कहते हैं। परागन HIV और एड्स का फुल फॉर्म पूर्ण रूप दे। क्या होता है? HIV। इसका मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। पूछा गया है बहुत बार। एड्स का फुल फॉर्म पूछ रहा है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। दोनों ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला कह रहा है रेडियो कार्बन निर्धारण काल क्या है? समझिए, हम किसी भी जीवाश्म का पता C14 समस्थानिक द्वारा करते हैं। क्या करते हैं? C14 समस्थानिक द्वारा। इसे ही रेडियो कार्बन निर्धारण काल कहा जाता है। हम किसी भी जीवाश्म के आयु का पता C14 समस्थानिक द्वारा करते हैं। समस्थानिक द्वारा करते हैं। इसे ही रेडियो कार्बन काल निर्धारण कहा जाता है। निर्धारण कहा जाता है। अगला देखिए, कह रहे हैं हम कैसे जान पाते हैं जीवाश्म कितना पुराना है? तो हम उसको जानने के लिए क्या करते हैं, वे बताएं। कोई जीवाश्म क्या ज्ञात करने के लिए C14 कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं, और उसमें मैथमेटिकल होता है, अर्धायु काल का मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, जिसके द्वारा हम पता लगाते हैं कोई जीवाश्म कितना पुराना है। क्या करते हैं? हम किसी भी जीवाश्म के आयु का पता C14 समस्थानिक द्वारा अर्ध आयु विधि से करते हैं। अर्ध आयु विधि से करते हैं। विधि से करते हैं।
ये अर्धायु विधि क्या होता है समझ लीजिए एक बार। कोई भी पदार्थ मान लीजिए 1 kg है तो उसको आधा kg होने में माने आधा होने में जितना समय लगेगा अर्धायु, इसको आधा होने में जितना समय, आधा किलो के 1 होने में जितना समय लगेगा उसे अर्धायु कहते हैं। अर्धायु पूछेगा तो किसी भी क्या होता है, किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ को आधा होने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं अर्धायु। तो अपने से लिख लीजिए किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ को आधा होने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं अर्धायु कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। शाम में एक वीडियो, कल से 2 वीडियो ही आएगा और जल्दी से जल्दी हम 3-4 दिन में आपका पूरा साइंस का रिवीजन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी का रिवीजन कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।